Good morning, students. Today we are going to study about electric field. Today we are going to study about electric field. आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से समझिए, दो तरह का फील्ड होता है। There are two types of field. One is vector field and second one is scalar field. वेक्टर फील्ड किसको कहते हैं? वेक्टर फील्ड किसको कहते हैं? The field in having its own force, वह फील्ड जिसका अपना फोर्स हो, जिस फील्ड का अपना फोर्स एग्जिस्ट करता हो। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका अपना फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, उसका अपना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अपना फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी कूलम फोर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों तरफ कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसी तरह कोई भी चार्ज पार्टिकल, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों तरफ एक इफेक्टिव रीजन है, एक इफेक्टिव रीजन है, स्पेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आप यहाँ डॉट 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 में देख रहे हैं, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो लैंग्वेज यहाँ फील्ड होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ क्या? इट इज अ वेक्टर फील्ड। इट इज अ वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज बॉडी और पार्टिकल। इट इज अ वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट, या वेक्टर फील्ड है जो एग्जिस्ट करता है किसी भी चार्ज पार्टिकल और बॉडी के सराउंडिंग में। क्लियर है? अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट P पर, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पढ़ना है, कितना ज्यादा फील्ड है, कितना कम है, स्ट्रेंथ। वी हैव टू स्टडी अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, शॉर्ट में EFIV, कैपिटल E डॉट कैपिटल F डॉट कैपिटल I डॉट कैपिटल V, EFI। तो देखिए, ये मान लीजिए आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट ए बाउंड्री, एक रिप्रेजेंटेशन, एक जस्ट समझने के लिए दे रहे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट के पास कौन सा चार्ज रखा हुआ है? स्मॉल q। कौन सा चार्ज है? स्मॉल q। अब देखिए, स्मॉल q है तो फोर्स कितना लग रहा है? F। मान लीजिए उसे स्मॉल q चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। स्मॉल q चार्ज पे इधर की ओर F फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब F फोर्स लग रहा है Q चार्ज पे। यूनिट चार्ज अगर वहां रहता तो क्या फोर्स लगता है? F बाई Q। Q चार्ज पे F फोर्स, यूनिट चार्ज पे कितना? F बाई Q। F बाई Q। अब यही क्या हो गया? उस पॉइंट P पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक। अब इसका डिफिनेशन समझिए EFIV का। EFIV यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। EFIV at a point P, EFIV at a point P in a given electric field, EFIV at a point P in a given electric field becomes equal to the force per unit test charge, force per unit test charge kept at P, force per unit kept charge, force per unit test charge kept at P। तो देखिए, या फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज बोलिए, या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट P, यानी P पॉइंट पे यूनिट चार्ज अगर रहता, वो यूनिट पॉइंट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यानी EFIV। क्लियर है? अब देखिए, यानी EFIV P पॉइंट पे क्या हो गया? F फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। ओके, तो ये है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर E से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी पहले ही बता चुके हैं। इसको E से सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल E, ऊपर में एरो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप समझिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड EFIB क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या EFIB पर यूनिट चार्ज कैपिटल P। अब देखिए इसको E से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए यूनिट क्या होगा? फोर्स न्यूटन चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, या इसको वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड EFIB का हम लोग डिफिनेशन समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल क्या होता है? फिर से भैया कोई भी एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एक इफेक्टिव रीजन होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, जहाँ पर कि क्या इफेक्टिव रीजन यानी कोई दूसरा चार्ज को अगर उस फील्ड में लाएंगे तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फील करेगा। फिर से समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक इफेक्टिव रीजन है इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज बॉडी और पार्टिकल, ठीक है। अब उस रीजन में किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज या किसी चार्ज को लाए तो ये टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये टेस्ट चार्ज उस फील्ड में या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब उसी फील्ड के स्ट्रेंथ को पढ़ने के लिए किसी पॉइंट P पर क्या उसका स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को पढ़ने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं? EFIB इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। EFIB बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। अब जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ फील्ड बताया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस फील्ड में P पॉइंट पे Q चार्ज पे F फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज अगर वहां लगता तो क्या फोर्स लगता? कितना लगता? EFIB। ये क्या है? उस पॉइंट P पर EFIB का वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया भैया? डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, आराम से समझिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। EFIB at a point P in a given electric field becomes equal to the क्या? Electric force per unit test charge kept at P, per unit point test charge kept at P, या इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको वेक्टर E से डिनोट करते हैं। ओके, यूनिट देख लीजिए, न्यूटन पर कूलम, ऊपर फोर्स है तो न्यूटन, नीचे चार्ज है तो कूलम, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, ध्यान से देखिएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट? अगर किसी रीजन में आपको फोर्स दे दे, चार्ज दे दे, ये P पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है, उस पे ये फोर्स लग रहा है, Q चार्ज पे ये फोर्स लग रहा है, तो बताइए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा? तो फर्स्ट हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स पर यूनिट, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तुरंत हम लोग निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और अब यहाँ देखिए F रहा Q इनटू E, अगर दे दे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, अब Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो हम लोग निकाल लेंगे ना, ये Q चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब जब फोर्स निकाल लिए Q चार्ज पे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स लगेगा Q चार्ज पे, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स निकाल लिए मींस एक्सेलरेशन निकाल लिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, जो पार्टिकल है जिस पे फोर्स लग रहा है उसको मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। Q into E by M, Q into E by M, ये एक्सेलरेशन में हम लोग को मिल जाएगा चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार पार्टिकल को रखे हैं, तो फर्स्ट क्या चार पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, चार पार्टिकल पे फोर्स लगेगा यानी चार पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा, चार पार्टिकल क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन आ गया तो दो तरह का एक्सेलरेशन देखिए, चार्ज तो सेम हो जाएगा, मास भी चेंज नहीं होगा, पार्टिकल का पार्टिकल मूव कर रहा है तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा, मास भी वैसा स्पीड नहीं है कि रिलेटिविटी के मास चेंज हो जाए, तो चार्ज और मास रेशियो सेम,
अब सब कुछ एक्सेलरेशन डिपेंड किया किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म होगा। अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप देखो काइनेमैटिक्स का ऐसा फॉर्मूला आपको यूज हो सकता है। मान लीजिए ए से कोई पार्टिकल मूव किया है बी तक गया है, एस डिस्प्लेसमेंट है इसका टी टाइम लिया, ठीक है। u is initial speed, initial velocity, v is final velocity, s is the displacement from a to b in time t. So here we can apply all four formulas of क्या, या all formula of kinematics with constant acceleration, v equals to u plus at v square u square plus 2as s by ut plus half at square, या s equals to u plus v by 2 into t। तो कांस्ट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। जब चार पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो हम सब वो सारा कंसेप्ट लगा सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछ दे, यहाँ से पूछ दे, ये दे दे, या ये सब किसी भी कंसेप्ट का एप्लीकेशन पूछ सकता है, तो हम इजी वे में कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट, आई थिंक सो नहीं होगा, और फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। अब अगले टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर यानी EFIV एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज कैपिटल। अभी तक तो हम लोग सिर्फ देखे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होगा या एक्सेलरेशन क्या होगा या फील्ड फोर्स क्या होगा तो फील्ड क्या होगा। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कोई पॉइंट सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, उससे r दूरी पर क्या होगा फील्ड का मैग्नीट्यूड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कोई पॉइंट चार्ज दे दिया, उससे r दूरी पर फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, A पर कौन सा चार्ज है, कैपिटल Q, जो कि सोर्स चार्ज। देखिए Q कैपिटल Q का पॉइंट सोर्स चार्ज एट A, स्मॉल q क्या है, पॉइंट टेस्ट चार्ज, इस पे फोर्स देख रहे थे, टेस्ट चार्ज हो जाएगा एट P, और AP बराबर R, ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। तो हम लोग लास्ट कूलम्ब्स लॉ में देख चुके हैं, इसके कारण इस पे A फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q, यानी डिस्प्लेसमेंट R का, सॉरी सेपरेशन R का Q। ये तो फोर्स हुआ Q पे, Q चार्ज पे फोर्स हुआ इतना। तो अभी हम लोग देखे थे यूनिट चार्ज पे ये फोर्स होगा, तो देखिए फोर्स ऑन Q बाय कैपिटल Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट P, देखिए EFIV एट P ड्यू टू कैपिटल Q, यही होगा, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी फोर्स को स्मॉल q से डिवाइड कर दिए तो क्या बचेगा 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये तो डिवाइड हो गया, q AP वेक्टर बाय AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप खुद देखिए ध्यान से कि कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट सोर्स चार्ज है, उससे r पर अगर हम लोग को फील्ड का वैल्यू पूछे, फील्ड का ये वैल्यू पूछे, तो हम लोग इजी वे में बता सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, देखिए कैपिटल Q A पर है, P R दूरी पर रहा, Q मान लीजिए पॉजिटिव है, तो आउटवर्ड इसको भी अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई पॉइंट चार्ज दे, पॉइंट सोर्स चार्ज दे, उससे r दूरी पर फील्ड पूछे तो हम लोग फर्स्ट से निकाल सकते हैं। फील्ड का मैग्नीट्यूड दे तो फोर्स बाय चार्ज देखेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर, Q बाय R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सोर्स चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सोर्स चार्ज आएगा। देखिए फोर्स में क्या होता था, फोर्स में हम यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, यानी फोर्स में क्या होता था, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज दोनों आता था।
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ कौन आएगा, सोर्स चार्ज, कौन आता फॉर्मूला में, सोर्स चार्ज। ओके, कोई दिक्कत? तो देखिए फिर से पॉइंट सोर्स चार्ज है, उससे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोलेगा, फट से हम लोग निकालेंगे 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्मेट में क्या है, वेक्टर फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। फिर याद देखिए चार्ज अगर पॉजिटिव है, चार्ज सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तब टी पर फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी तो से सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तब आउटवर्ड होगा, रेडी टी पॉइंट पर फील्ड होगा ए और पी को जोड़ने वाला लाइन के आउटवर्ड। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड किधर होगा, इनवर्ड होगा, फील्ड किधर होगा, इनवर्ड होगा। कोई दिक्कत? इस बात को भी ध्यान रखना है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। यानी सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो सोर्स चार्ज से अवे जाएगा और सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड क्या होगा, सोर्स चार्ज की ओर जाएगा। क्लियर है? तो फिर से देख लीजिए पॉइंट सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज से आर दूरी पे फील्ड अगर हम लोग क्या है तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी क्या है, फर्स्ट से मैग्नीट्यूड फोर्स और इसको क्यू से डिवाइड कर दीजिए, एफ बाय क्यू क्या हो जाएगा, फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड चला गया तो क्यू बाय आर स्क्वायर है। क्लियर है? तो ये हम लोग देख चुके हैं फोर्स के बारे में, ठीक है, और फील्ड के बारे में। फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हम लोग देख लिए कि सोर्स चार्ज से आर दूरी पर फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाय आर स्क्वायर, सोर्स चार्ज बाय सेपरेशन का स्क्वायर। ठीक है, अब एक और खास बात ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर फील्ड को जैसे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो यहाँ चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसी तरह फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ सोर्स चार्ज का जो भी वैल्यू आएगा प्रॉपर साइन के साथ। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस, अगर नेगेटिव तो माइनस साइन भी यहाँ रखा जाएगा। बट अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ सोर्स चार्ज का सिर्फ वैल्यू लिखाएगा, साइन नहीं रहेगा, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? देखिए तीन बातों को ध्यान रखना है, ये कि फॉर्मूला, दूसरा डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड, तीसरा ध्यान रखना है प्लस माइनस साइन का। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो सोर्स चार्ज का साइन के साथ लिखना है, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो सोर्स चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो भी पॉजिटिव ही लिखना है। क्लियर? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानने के लिए हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, इसका हम बता चुके हैं, फोर्स पर यूनिट, टेस्ट चार्ज। अब यूनिट वगैरह एक्सप्रेशन हम लोग देख चुके हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं भैया पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर फील्ड का क्या वैल्यू होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, दैट इज EF/IB। एक्चुअली EF/IB हम लोग देख चुके हैं, मैग्नीट्यूड भी और वेक्टर फॉर्मेट में भी, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है। तो इसका अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ EF/IB, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ EF/IB। तो देखो जैसा कि हम लोग फोर्स में पढ़े सेम चीज, मान लीजिए बहुत सारा सोर्स चार्ज है, पॉइंट सोर्स चार्ज है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका एडिशन भी क्या होगा, वेक्टर एडिशन ही होगा। तो उसी के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि एक Q चार्ज Q1 Q2 Q3 3 सोर्स चार्ज है एट A B और C, और तीनों के कारण किसी खास पॉइंट P पर दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, रिजल्टेंट EF/IB। तो क्योंकि फोर फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, सभी फील्ड का वेक्टर सम, सभी फील्ड का वेक्टर सम। यानी डेफिनेशन वाइज अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट और रिजल्टेंट EF/IB at point P, the net or resultant EF/IB at point P due to more than one point source charges, due to more than one point source charges becomes equal to
वेक्टर सम ऑफ EFIB एट P ड्यू टू ईच पॉइंट सोर्स चार्ज। हर एक चार्ज का जो EFIB है, हर एक चार्ज के कारण जो EFIB है, सभी EFIB का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब उसी ग्राउंड पे देखिए फर्स्ट के दौर इस फॉर्मूला से चलिए 1/4 तो सभी में होगा, बाहर करते फर्स्ट के दौर देखिए चार्ज वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड का क्यू, चार्ज फर्स्ट के दौर Q1 AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q, दूसरा Q2 के कारण चार्ज BP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q, थर्ड आता Q3 CP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q। ये हम लोग जैसे फोर्स पढ़े थे वही चीज है। अब सब कुछ यहाँ पर क्या है, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में I J के X Y Z कंपोनेंट होगा। जब X Y Z कंपोनेंट है तो सभी का X कंपोनेंट एक साथ, सभी का Y कंपोनेंट एक साथ, सभी का Z कंपोनेंट को एक साथ कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे मिल जाएगा, जैसे हम लोग फोर्स में भी देखे थे। अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिल गया ड्यू टू ऑल द सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज। EX जो X कंपोनेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट का X कंपोनेंट, EY मतलब रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट, EZ मतलब रिजल्टेंट का Z कंपोनेंट। अब इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, रिजल्टेंट EFIB एट पॉइंट P मिला, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करेंगे, रूट ओवर X कंपोनेंट का स्क्वायर, Y कंपोनेंट का स्क्वायर, Z कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर I J के नहीं लिख दीजिएगा, ये सिर्फ आगे जो I का कोएफिशिएंट है, J का कोएफिशिएंट है, A का कोएफिशिएंट है, उसके स्क्वायर का सम का ओवररूट होगा। वेल यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यूनिट, ये कुछ आइडिया, सारा आइडिया हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से इसको एक बार फिर से देख लीजिए।